पृथ्वी ग्रह के देवता। स्वर्गिक सुख और अमरता की तलाश करते हुए मनुष्य दरअसल अपने आप को देवताओं रूप में पदोन्नत करने की कोशिश कर रहे हैं। महज इसलिए नहीं कि ये अलौकिक गुण है, बल्कि इसलिए कि बुढ़ापे और दुख पर विजय प्राप्त करने के लिए मनुष्यों को सबसे पहले अपनी जैविक बुनियाद पर देवताओं जैसा नियंत्रण हासिल करना होगा। अगर हमारे पास कभी ऐसी शक्ति आ सकी कि हम किसी तरह मृत्यु और पीड़ा को अपनी काया से बाहर निकाल सके, तो यही शक्ति शायद हमें अपनी काया को लगभग हमारे मनचाहे ढंग से करने के लिए और हमारे अंगों, भावनाओं और बौद्धिक क्षमताओं की असंख्य तरीकों से जोड़ तोड़ करने के लिए पर्याप्त होगी। अगर आप चाहेंगे तो आप अपने लिए हरक्यूलिस की ताकत, एफ्रोडाइट की काम भावना, एथेना की प्रज्ञा और डायोनिसस की विक्षिप्तता खरीद सकेंगे। अब तक बढ़ती हुई मानवीय शक्ति मुख्यतः हमारे बाहरी उपकरणों से स्तर को ऊंचा उठाने पर निर्भर करती रही है। भविष्य में वह मनुष्य की काया और मस्तिष्क के स्तर को ऊंचा उठाने पर या सीधे सीधे हमारे उपकरणों के साथ एकाकार हो जाने पर निर्भर कर सकती है। मनुष्य को देवताओं के स्तर पर ऊंचा उठाने की प्रक्रिया 3 रास्ते अपना सकती है: जैव अभियांत्रिकी, बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, साइबोर्ग अभियांत्रिकी और अजैविक सत्ताओं की अभियांत्रिकी। जैविक अभियांत्रिकी की शुरुआत इस आंतरिक बोध के साथ होती है कि हम जैविक कायाओं की पूरी संभावनाओं का दोहन करने से काफ़ी दूर हैं। 4 अरब वर्षों से प्राकृतिक वर्णन, नेचुरल सिलेक्शन, इन कायाओं को सुधारने और संवारने में लगा रहा है, जिससे हम अमीबा से रेंगने वाले जीवों, फिर स्तनपायियों से सेपियंस तक पहुंच सके हैं। तब भी यह मानने की कोई वजह नहीं है कि सेपियंस अंतिम पड़ाव है। सापेक्षिक तौर पर जीनों, हार्मोनों और न्यूरॉनों में हुए मामूली से परिवर्तन होमो इरेक्टस, तनकर चलने वाले मानव को होमो सेपियंस से रूपांतरित करने के लिए काफ़ी रहे, जो अंतरिक्ष यान और कंप्यूटर तैयार कर लेते हैं। होमो इरेक्टस चकमक पत्थर के चाकुओं से ज़्यादा प्रभावशाली कोई चीज़ उत्पन्न नहीं कर पाते थे। कौन जानता है कि हमारी डीएनए, हार्मोनल सिस्टम या मस्तिष्क की संरचना में थोड़े से और बदलाव के क्या परिणाम हो सकते हैं। जैविक अभियांत्रिकी धीरज के साथ बैठकर प्राकृतिक वर्णन के जादू का इंतजार नहीं करेगी। इसकी बजाय जैव इंजीनियर पुराने सेपियंस की काया को लेंगे और संकल्पपूर्वक उसके जेनेटिक कोड का पुनर्लेखन करेंगे, उसके मस्तिष्क के परिपथों, सर्किट्स का पुनर्लेखन करेंगे, उसके जैव रासायनिक संतुलन में बदलाव लाएंगे और यहाँ तक कि सर्वथा नए अंगों तक को विकसित करेंगे। इस तरह वे नई देवतानुमा सत्ताओं की सृष्टि करेंगे जो मुमकिन है हम सेपियंस से उस तरह भिन्न हों जैसे हम होमो इरेक्टस से भिन्न हैं। साइबोर्ग अभियांत्रिकी एक कदम आगे जाकर जैविक काया को अजैविक उपकरणों से मिला देगी, जैसे कि बायोनिक हाथ, कृत्रिम आँख या ऐसे लाखों नैनो रोबोट हमारे रक्त प्रवाह में तैरती हुई समस्याओं का निदान करेंगे और जहाँ कहीं कोई क्षति होगी उसका निवारण करेंगे। इस तरह से साइबोर्ग में एक जैविक काया से परे की क्षमताएं हो सकती है। उदाहरण के लिए एक जैविक काया के सारे अंगों को काम करने के लिए एक दूसरे के साथ सीधे संपर्क में होना अनिवार्य है। अगर एक हाथी का मस्तिष्क हिंदुस्तान में है, उसकी आंखें और कान चीन में है और उसके पैर ऑस्ट्रेलिया में है, तो पूरी संभावना है कि यह हाथी मृत हो और वह किसी रहस्यमय अर्थ में जीवित भी है, तो वह सुन, देख वा चल नहीं पाएगा। इसके विपरीत एक साइबोर्ग का वजूद एक ही समय में कई स्थानों पर हो सकता है। एक साइबोर्ग डॉक्टर स्टॉकहोम के अपने कार्यालय में बने रहते हुए भी टोक्यो में, शिकागो में और मंगल ग्रह पर स्थित स्पेस स्टेशन पर ऑपरेशन कर सकेगी। उसके लिए सिर्फ एक तेज़ रफ्तार इंटरनेट कनेक्शन की और कुछ जोड़ा बायोनिक आँखों और हाथों पर की ज़रूरत होगी, या फिर जोड़ा ही क्यों, 4 क्यों नहीं। वाकई देखा जाए तो ये भी अनावश्यक है। आखिर एक साइबोर्ग डॉक्टर को एक सर्जन की छुरी हाथ से पकड़ने की ज़रूरत क्यों होनी चाहिए, जबकि वो अपनी दिमाग को सीधे अपने इस उपकरण से जोड़ सकती है। यह चीज़ विज्ञान कथा जैसी लग सकती है, लेकिन यह पहले ही एक वास्तविकता बन चुकी है। बंदरों ने हाल ही में अपने शरीरों से जुदा हाथों और पैरों को अपने मस्तिष्कों में लगाए गए
इलेक्ट्रोडों की मार्फत नियंत्रित करना सीख लिया है। लकवे के शिकार मरीज अकेले अपने विचारों की ताकत के सहारे अपने बायोनिक अंगों का संचालन करने या कंप्यूटरों को संचालित करने में सक्षम है। अगर आप चाहें तो आप अभी भी एक माइंड रीडिंग हेलमेट का इस्तेमाल करते हुए अपने घर के विद्युत उपकरणों को दूर बैठे नियंत्रित कर सकते हैं। यह हेलमेट के लिए किसी तरह के मस्तिष्कीय प्रत्यारोपणों की ज़रूरत नहीं है। यह आपकी खोपड़ी के भीतर गुजरते विद्युत संकेतों को पढ़ते हुए अपना काम करता है। अगर आप रसोई की बत्ती जलाना चाहते हैं तो आप सिर्फ यह हेलमेट पहन लीजिए। किन्हीं पहले से योजनाबद्ध मानसिक संकेतों की कल्पना कीजिए, जैसे कि कल्पना कीजिए कि आपका दायां हाथ आगे बढ़ रहा है और स्विच चालू हो जाएगा। आप ये हेलमेट मात्र $400 में ऑनलाइन खरीद सकते हैं। 2015 की शुरुआत में स्टॉकहोम के इंस्पेक्टर हाईटेक हब में सैकड़ों कामगारों के हाथों में माइक्रोचिप्स प्रत्यारोपित किए गए थे। ये चिप्स लगभग एक चावल के आकार के हैं और इनमें ऐसी व्यक्तिगत सुरक्षा सूचना भरी हुई है जो इन कामगारों को हाथों के एक इशारे से दरवाजे खोलने और फोटोकॉपी मशीनों को संचालित करने में मदद करती है। उनको उम्मीद है कि वे जल्दी ही इसी तरह से भुगतान भी कर सकेंगे। इस पहल के पीछे जो लोग हैं उनमें से एक हानेस एस जोब्लाड ने बताया था, हम प्रौद्योगिकी के साथ पूरे समय संवाद करते रहे थे। आज ये किंचित अस्त व्यस्त है। हमें सिर्फ कोड्स और पासवर्ड की ज़रूरत होती है। क्या महज अपने हाथ से छू भर देना आसान नहीं होगा? तब भी साइबोर्ग अभियांत्रिकी उस हद तक अपेक्षाकृत रूढ़िवादी है जिस हद तक वो यह मानकर चलती है कि जैविक मस्तिष्क जीवन के आदेश और नियंत्रण का केंद्र बना रहेगा। एक अधिक साहसिक विधि जैविक अंगों की पूरी तरह से गैर जरूरी बना देती है और पूरी तरह से अजैविक सत्ताओं को गढ़ने की उम्मीद करती है। तंत्रिका नेटवर्क की जगह अक्लमन सॉफ्टवेयर ले लेगा जो जैव रसायन की सीमाओं से मुक्त वास्तविक और आभासी दोनों तरह की दुनियाओं में सर्फ कर सकेगा। जैविक यौगिक पदार्थों के साम्राज्य में 4 अरब वर्षों तक भटकने के बाद जीवन छिटक कर अजैविक जगत के विपुल विस्तार में आ जाएगा और ऐसे रूपाकार ले लेगा जिनकी कल्पना हम अपने विलक्षण सपनों में नहीं कर सकते। आखिरकार हमारे विलक्षण सपने भी तो जैविक रसायन की ही देन है। जैविक जगत से अलग हो जाना जीवन को पृथ्वी ग्रह से भी अलग हो जाने की छूट देगा। 4 अरब वर्षों तक जीवन एक ग्रह से इस छोटे से बिंदु तक सीमित रहा क्योंकि प्राकृतिक वर्ण ने सारे प्राणियों की पूरी तरह से इस तैरती हुई चट्टान की परिस्थितियों पर निर्भर बनाए रखा। शख्स से शख्स जीवाणु भी मंगल ग्रह पर जीवित नहीं रह सकता। इसके विपरीत एक अजैविक कृत्रिम बुद्धि नॉन ऑर्गेनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए तमाम ग्रह को उपनिवेशीकृत करना आसान होगा। इससे अजैविक सत्ताओं द्वारा जैविक जीवन का विस्थापन समुची आकाशगंगा में फैलने वाले उस साम्राज्य का बीजारोपण कर सकता है जिस पर कैप्टन किक की बजाय मिस्टर डाटा की हुकूमत होगी। हम नहीं जानते कि ये रास्ते हमें कहाँ ले जाएंगे। नहीं, हम यह जानते हैं कि ये देवतानुमा वंशज कैसे दिखाई देंगे। भविष्यवाणियाँ करना कभी आसान नहीं रहा और क्रांतिकारी जैव प्रौद्योगिकी इसे और भी मुश्किल बना देती है क्योंकि जब परिवहन, संचार और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर पड़ने जा रहे नई प्रौद्योगिकियों के प्रभावों का पूर्वानुमान करना ही बहुत मुश्किल है, तब मनुष्य को उन्नत रूप देने वाली प्रौद्योगिकियाँ एक बिल्कुल अलग ही तरह की चुनौती पेश करती हैं। चूँकि उनका इस्तेमाल इंसानी दिमागों और ख्वाहिशों को रूपांतरित करने के लिए किया जा सकता है, इसलिए आज के दिमाग और ख्वाहिशें रखने वाले लोग स्वाभाविक ही उनके नतीजों की था नहीं ले सकते। हजारों सालों तक इतिहास प्रौद्योगिकीय, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल से भरा रहा, लेकिन एक चीज़ अटल बनी रही, स्वयं मनुष्यता। हमारी उपकरण और संस्थाएं बाइबिल के युगों के उपकरण और संस्थाओं से बहुत भिन्न है, लेकिन मनुष्य के मस्तिष्क की अंदरूनी संरचनाएं वैसी बनी हुई है। वही वजह है कि हम आज भी खुद को बाइबिल के पन्नों के, कन्फ्यूशियस के लेखन में या सोफोक्लीज और यूरिपिडीज की त्रासदियों में पा सकते हैं। इन महान ग्रंथों की रचना हम जैसे इंसानों द्वारा ही की गई थी, इसलिए हम महसूस करते हैं कि वे हमारे बारे में बात करते हैं। आधुनिक नाट्य प्रस्तुतियों में इडिपस, हैमलेट और ओथेलो जीन्स और टी शर्ट पहन सकते हैं और उनके फेसबुक अकाउंट हो सकते हैं, लेकिन उनके भावनात्मक संघर्ष वही है जो मूल नाटक में है। लेकिन अब
प्रौद्योगिकी हमें मानव मस्तिष्क को नए सिरे से गढ़ने में सक्षम बना देगी। तब होमो सेपियंस लुप्त हो जाएंगे, मनुष्य के इतिहास का अंत हो जाएगा और एक पूरी तरह से नई प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जिसे मेरे और आपके जैसे लोग समझ नहीं सकते। बहुत सारे अध्येता अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि 2100 या 2200 में दुनिया कैसी दिखेगी। यह वक्त ही बर्बादी है। किसी भी उपयुक्त अनुमान के लिए मनुष्य के मस्तिष्क को नए सिरे से गढ़ने की सामर्थ्य को ध्यान में रखना अनिवार्य है और यह असंभव है। इस सवाल के कई बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब है कि हम जैसे मस्तिष्कों वाले लोग जैव प्रौद्योगिकी का किस तरह का इस्तेमाल करेंगे। तब भी इस सवाल का कोई ठीक जवाब नहीं है कि एक भिन्न किस्म के दिमाग वाले प्राणी जैव प्रौद्योगिकी का किस तरह का इस्तेमाल करेंगे। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि उम्मीद है हम जैसे लोग ही अपने खुद के मस्तिष्क को नए सिरे गढ़ने के लिए जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद क्या होगा इसे हमारे आज के दिमाग नहीं समझ सकते। इसलिए ब्लोरे हालांकि अस्पष्ट है, तब भी हम इतिहास की सामान्य दिशा के बारे में निश्चित तौर पर कह सकते हैं। 21वीं सदी में मानव जाति की तीसरी बड़ी मुहिम हमारे लिए सृष्टि और संहार की दैवीय शक्तियाँ उपलब्ध कराने और होमो सेपियंस को होमो डियस मानव देवता अति मानव के स्तर पर उन्नत करने की होगी। इस तीसरी मुहिम में स्वाभाविक की पहली दो मुहिमें शामिल है और वे मुहिमें इस तीसरी मुहिम को उकसाने वाली है। हम अपनी काया और मस्तिष्क को नए सिरे से गढ़ने की सामर्थ्य सर्वप्रथम इसलिए हासिल करना चाहते हैं ताकि हम बुढ़ापे, मृत्यु और दुख पर विजय पा सकें। लेकिन एक बार ही जैसी यह मुमकिन हो जाता है तब कौन जानता है कि हम इस सामर्थ्य का और क्या उपयोग करना चाहेंगे। इसलिए हम नई मानवीय कार्यसूची में कई शाखाओं वाली सिर्फ एक ही मुहिम को शामिल मानकर चल सकते हैं, दिव्यता, डिविनिटी हासिल करने की मुहिम। अगर यह बात अवैज्ञानिक या सर्वथा छक्कीपन जैसी प्रतीत होती है तो इसलिए कि लोग अक्सर दिव्यता के अर्थ को गलत समझते हैं। दिव्यता कोई धुंधला सा आध्यात्मिक गुण नहीं है और यह सर्वशक्तिमत्ता जैसी चीज भी नहीं है। जब हम मनुष्य को देवताओं के स्तर पर ऊंचा उठाने की बात करते हैं तो इसे बाइबल के सर्वशक्तिमान स्काई फादर की पदावली में समझने की बजाय ग्रीक देवताओं या हिंदू देवताओं की पदावली में समझिए। हमारे इन वंशज में तब भी कमजोरियाँ, ग्रंथियाँ और सीमाएँ होगी, उसी तरह वैसे जैसे वे यूनानी देवराज ज्यूस या इंद्र में हुआ करती थी। लेकिन वे हमसे कहीं ज़्यादा बड़े स्तर पर प्रेम और घृणा कर सकेंगे, सृष्टि और संहार कर सकेंगे। समूचे इतिहास के दौरान ज़्यादातर देवता अपनी सर्वशक्तिमत्ता के प्रयोग के लिए नहीं बल्कि अपनी विस्मयकारी क्षमता के लिए जाने जाते रहे हैं, जैसे कि जीवित सत्ताओं की परिकल्पना करना और उनको रचना, खुद अपनी कायाओं को रूपांतरित कर लेना, वातावरण और मौसम को नियंत्रित करना, मन की बातें जान लेना और एक दूरी से संप्रेषण करना, एक अतिशय तीव्र गति से यात्रा करना और बेशक मृत्यु से बच निकलना तथा अनंत काल तक जीवित बने रहना। मनुष्य इन सारी और इनसे भी ज़्यादा क्षमताओं को हासिल करने के काम में लगे रहे। कुछ पारस्परिक क्षमताएं जिनको कई सहस्राब्दियों तक दैवीय माना जाता रहा था, वे आज इतनी आम हो चुकी है कि कोई उनके बारे में सोचता तक नहीं है। एक औसत व्यक्ति आज प्राचीन युग के ग्रीक, हिंदू या अफ्रीकी देवताओं से कहीं ज़्यादा आसानी से सुदूर यात्राएं और संप्रेषण करता है। उदाहरण के लिए नाइजीरिया के इग्बो लोगों का विश्वास है कि सृजन का देवता चुगबू शुरू में लोगों को अमर बनाना चाहता था। उसने मनुष्य के पास एक कुत्ते को भेजकर उससे कहलवाया कि जब कोई मरे तो उनको उसके शव पर राख छिड़क देना चाहिए जिससे वह मुर्दा जीवित हो उठेगा। बदकिस्मती से वो कुत्ता थक गया और रास्ते में ही ठहर गया। अपना धीरज खोते हुए चुगबू ने एक भेड़ को भेजा और उससे कहा कि वो जल्दी से जल्दी वह संदेश पहुंचाए। लेकिन जब तक हाँफती हुई भेड़ अपने गंतव्य पर पहुंची तो उसने उस निर्देश को विकृत कर दिया और मनुष्य से उनके मृत्यु को दफनाने को कह दिया और इस तरह मृत्यु को स्थायी बना दिया। यही वजह है कि मनुष्य को आज तक मरना पड़ता है। काश अपने संदेशों को भेजने के लिए चुगबू के पास उस आलसी कुत्ते और मंदमती भेड़ पर निर्भर होने की बजाय के ट्विटर अकाउंट होता है। प्राचीन कृषिपरक समाजों में बहुत से मजहब आश्चर्यजनक रूप से आध्यात्मिक प्रश्न और मृत्यु
बाद के मसलों में बहुत कम दिलचस्पी लेते थे। इसकी बजाय वे फसल में वृद्धि के निहायत सांसारिक मुद्दे पर अपना ध्यान केंद्रित करते थे। इस तरह ओल्ड टेस्टामेंट का ईश्वर मृत्यु के बाद किसी तरह से पुरस्कार या सजा का कभी भी वादा नहीं करता। इसकी बजाय वो इज़राइल के लोगों से कहता है, अगर तुम मेरे द्वारा दिए गए निर्देशों का ध्यान से पालन करोगे तो मैं मौसम आने पर तुम्हारी धरती पर बारिश भेजूंगा और तुम अनाज, वाइन और तेल प्राप्त करोगे। मैं तुम्हारे मवेशियों के लिए चारागाहों में घास उपलब्ध कराऊंगा और तुम खाओगे और संतुष्ट रहोगे। सावधान रहना, अन्यथा तुम्हारे हृदय तुमको धोखा देंगे और तुम दूसरे देवताओं की सेवा और उपासना की ओर मुड़ जाओगे। तुम्हारे खिलाफ ईश्वर का क्रोध भड़क उठेगा, जिससे वो आकाश को अवरुद्ध कर देगा और वो बारिश नहीं करेगा। जमीन अपनी फसल पैदा नहीं करेगी और तुम बहुत जल्दी उस अच्छी भूमि से उजड़ जाओगे जो प्रभु तुमको देने वाला है। आज के वैज्ञानिक ओल्ड टेस्टामेंट के इस ईश्वर से बेहतर काम कर सकते हैं। कृत्रिम खादों, औद्योगिक कीटनाशकों और जेनेटिक ढंग से परिष्कृत फसलों की कृपा से आज कृषि उत्पादन उन बड़ी से बड़ी अपेक्षाओं की काफ़ी पीछे छोड़ चुका है जो प्राचीन युग के किसान अपने देवताओं से किया करते थे। और शुष्क इज़राइल अब इस बात से खौफ में नहीं रहता कि कोई क्रोधी देवता बारिश रोकने के लिए आकाश अवरुद्ध कर देगा, क्योंकि इज़राइलियों ने समुद्र से पीने का पानी हासिल करने के लिए हाल ही भूमध्य सागर के तटों पर नमक को हटाने का एक विशाल संयंत्र, डेसेलिनेशन प्लांट खड़ा कर लिया है। अब तक हम उत्तरोत्तर बेहतर उपकरण बनाकर पुराने देवताओं से मुकाबला करते रहे हैं। वह दिन अब बहुत दूर नहीं है जब हम ऐसे अतिमानव पैदा कर लेंगे जो प्राचीन देवताओं को उनके उपकरणों के मामले में नहीं बल्कि उनकी दैहिक और मानसिक क्षमताओं के मामले में भी पीछे छोड़ देंगे। लेकिन अगर हम जब कभी उस स्थिति में पहुंच जाएंगे तब दिव्यता उतनी सांसारिक हो जाएगी जितनी साइबर स्पेस है, एक आश्चर्य का आश्चर्य जिसे हम सहज ही मान कर चलते हैं। हम इस बारे में पूरी तरह से निश्चित हो सकते हैं कि मनुष्य दिव्यता को हासिल करने का दांव खेलेंगे, क्योंकि इंसान के पास इस तरह की पदोन्नति की आकांक्षा रहने की कई वजह हैं और उसको पूरा करने के कई तरीके हैं। यहाँ तक कि अगर कोई भरोसेमंद रास्ता अंधी गली साबित होता है तो भी वैकल्पिक रास्ते खुले रहेंगे। उदाहरण के लिए हमें पता चल सकता है कि मनुष्यों का जीन समूह गंभीर किस्म की जोड़ तोड़ के लिहाज से बहुत जटिल है, लेकिन यह चीज़ ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, नैनो रोबोट्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने में कोई रुकावट पैदा नहीं करेगी। हालांकि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, कम से कम तुरंत तो नहीं ही है। सेपियंस के स्तर को उन्नत करना हॉलीवुडीय कयामत होने की बजाय एक क्रमिक ऐतिहासिक प्रक्रिया होगी। होमो सेपियंस किसी रोबोट क्रांति से खत्म नहीं होने जा रही है। इसकी बजाय संभावना यह है कि होमो सेपियंस स्वयं को सीधी दर सीधी उन्नत करेगा और इस प्रक्रिया में रोबोटों और कंप्यूटर में तब तक विलीन होता जाएगा जब तक कि हमारे वंशज वापस मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि वे अब उस तरह के प्राणी नहीं रहे जिन्होंने बाइबिल लिखी थी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण किया था और जो चार्ली चैपलिन की विदुषीय हरकतों पर हंसा करते थे। ये सब एक दिन में या एक साल में नहीं होगा। दरअसल यह प्रक्रिया असंख्य सामान्य गतिविधियों की मार्फत इस वक्त भी जारी है। हर दिन लाखों लोग अपने स्मार्टफोन को अपने जीवन को नियंत्रित करने की कुछ और इजाज़त देने का फैसला करते हैं या कोई नया और ज़्यादा कारगर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग आजमाते हैं। तंदुरुस्ती, सुख और शक्ति की तलाश में मनुष्य धीरे धीरे पहले अपना एक लक्षण बदलेंगे, फिर एक और लक्षण बदलेंगे और फिर एक और ऐसा वे तब तक करते चले जाएंगे जब तक कि वे मनुष्य ही नहीं रह जाएंगे।